स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएससीबी में। इस वीडियो में हम पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं परीक्षा धाम पुस्तक से। जो अब उसकी स्टैटिक जीके की जो पुस्तक आती है, यह जो हमारी क्लास रहने वाली है, जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें पॉलिटी आती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये चाहे देखो कभी कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन जो एमपी में आती है परीक्षा धाम की पुस्तक, तो एमपीएसआई हुआ, एमपीपीएससी हुआ, एमपीईएसबी के लिए, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ में देश में कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पॉलिटी पूछी जा रही है तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए देखते हैं हम भारत में जो हमारा संवैधानिक विकास है उसका कैसे हुआ है, क्योंकि उससे ही हमारी जो पॉलिटी है उसका संविधान बनाता हमारा, उसकी एक रूपरेखा तैयार होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, क्वेश्चन बनता है रेगुलेटिंग पॉलिटी में भी पूछा जाता है और हमारे आधुनिक भारत में भी पूछा जाता है। तो पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कब आया था? तो ये हमारा 1797 में 1773 में आया था। इसमें क्या कर दिया गया था, इसके हम प्रमुख देखें तो देखिए, जो कंपनी है, जो पहले कंपनी क्या ब्रिटिश इंडिया भारत आई थी, तो उससे जुड़ी जो चीज़ें थी उससे जुड़ा हुआ एक कानून था। तो ब्रिटिश क्राउन का कंपनी पर क्या हो गया था, नियंत्रण लाया गया था इसके तहत। पहले कंपनी ने एक 200 साल, लगभग 200 साल ऐसे खुले तौर पर क्या किया था, शासन किया था। लेकिन फिर क्या किया, उनकी कुछ गतिविधियों को देखते हुए जो क्राउन था उसने क्या किया, इन पर नियंत्रण लिया। साथ में केंद्रीय शासन की नींव डाली गई और शासन को चलाने के लिए बीओसी और बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। साथ में व्यापार की सभी सूचना किसको देना पड़ती थी, आपको क्राउन को देना पड़ती थी। और इसी के तहत 1773 का जो एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी के तहत जो कोलकाता जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी क्या की गई, स्थापना की गई थी। और इस समय पे आपके गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वार्न हेस्टिंग थे। तो याद रखिएगा, वार्न हेस्टिंग किससे संबंधित थे, इससे संबंधित थे। उसके बाद में लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। इस समय कौन थे, कॉर्नवालिस थे। तो जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें एक तरह से कम कर दिया गया, क्योंकि कुछ सदस्य नियुक्त किए गए थे। तो अब क्या कर दिया गया, इस समय एक नियुक्त सदस्य था वो कम कर दिया गया। उसी के साथ में जो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया कि राजनीति का जो कार्य व्यापारिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी के साथ में व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिए गए। जो बीओडी की स्थापना की गई तो राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को दिए गए, बीओसी को कार्य कर दे दिए गए, कौन से वाले, राजनीतिक कार्य, और जो बीओडी को दे दिए गए व्यापारिक कार्य। उसके साथ ही फिर क्या लेके आया गया, चार्टर एक्ट 1813 लेके आया गया, जिसके तहत कंपनी ने क्या किया, कंपनी पर शासन का भार अधिक होने के कारण व्यापार का क्षेत्र सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। क्या कंपनी में बहुत सारा व्यापार दिया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार कंपनी ने अभी भी अपने पास भेजा। तो क्वेश्चन बनता है कि कंपनी ने फ्री ट्रेड इंडिया में कब कर दिया गया, तो 1813 के। लेकिन पूर्णतः फ्री ट्रेड कब कर दिया गया, तो अभी तक ये वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, किसमें, 1833 वाले में, जिसको हम पढ़ेंगे। तो इस 1813 ही आंसर लगाना है। लेकिन चाय और चीन का व्यापार पर ये अधिकार बना रहा है, इसमें आगे भी लिखी हुई है। और इसी के साथ ही भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। और क्वेश्चन बनता है कि 1 लाख रुपए शिक्षा पर कब खत्म करने की बात की गई, तो 1813 के एक्ट में 1 लाख रुपए खत्म करने की बात की गई। तो ये 3 चार्टर एक्ट लाए गए थे। तो आपको याद रखने, कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने चार्टर एक्ट लाए गए थे, तो 3 चार्टर एक्ट लाए गए थे। फिर लेके आए गए 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें वाणिज्य अधिकार, चाय और चीन का व्यापार भी बिल्कुल क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसी के साथ में गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। पहले क्या था, पहले पहले कंपनी का गवर्नर जनरल हुआ करता था। फिर 1773 में उसे क्या कहने लगे, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लेकिन 1833 के एक्ट में उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर जैसे ही 1853 में जो एक्ट लेके आया, या 57 वाला एक्ट था, तो भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, वाइसराय कहा जाने लगा। तो लॉर्ड कैनिंग लास्ट हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे और पहले वाइसराय भी थे, इस रूप से याद किया जाता है। और इस समय जो विलियम बेंटिंग थे, तो विलियम बेंटिंग लास्ट बंगाल के गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना आपने। उसके बाद में 1833 में ही क्या मेकाले समिति लेके आए गए, किसके लिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए, या लॉर्ड मेकाले को विधि आयोग के रूप में भी याद किया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार
और उसकी परिषद भारतीय परिषद कहने लगी, क्योंकि जो सरकार थी उसकी भारत सरकार कही जाने लगी, और उसके द्वारा जो परिषद बनाई जाती थी कार्यों को देखने के लिए उसको क्या कहा जाने लगा, भारतीय परिषद कहा जाने लगा। उसके बाद में हम आगे देखेंगे जो 1853 का जो एक्ट लेके आया गया, तो उसमें क्या किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। और इस समय पर जो काल चल रहा था ना, वो किसका चल रहा था, डलहौजी का कार्य चल रहा था, और इसी के बाद ही कैनिंग का कार्य प्रारंभ हो जाता। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, सार्वजनिक निर्माण विभाग कहा जाता था, सिविल सेवाओं में खुली भर्ती की परीक्षाएं आयोजित की जाने लगी, और इस समय पे आयोग लेके आए गए थे शिक्षा जुड़ी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आगे मैं आपको बता दूंगा किससे जुड़ा हुआ। वो जो आयोग लेके आया गया था उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद में 1881 में हंटर आयोग भी लेके आया गया था, तो उसको मुख्य रूप से मातृभाषा में बढ़ावा देने के लिए उसमें उसकी प्राथमिकता देखी जा रही थी। तो इसके बाद में हमारी जो 1853 का एक्ट था उसमें ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद में लेके आया गया भारत शासन अधिनियम। ये 3 चार्टर एक्ट हुए, तो चार्टर एक्टों के बारे में याद रखने का। तो ये पूछा जाता है, ये केबीसी में क्वेश्चन बना था कि जो भारत चार्टर अधिनियम 1858 आया था, जो कैनिंग के समय पे आया था, ये कहाँ पढ़ा गया था। तो ये इलाहाबाद जो था ना, उस इलाहाबाद का किला, उसमें यह चार्टर एक्ट पढ़ा गया था, तो हमें याद रखना गया। 1857 क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर सीधा किसके अधीन शासन किया जाने लगा, क्राउन के अधीन शासन किया जाने लगा। और इस समय पे जो भारत में मुगल शासक हुआ करते थे उसको क्या कर दिया, पद को समाप्त कर दिया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। और इसी के पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। उसके बाद में भारत परिषद अधिनियम आए, क्या देखो भारत शासन में 58 आए, इसके साथ में बाद में और आएगा एक और, तो भारत परिषद अधिनियम क्या है, 1861 आया। इसमें क्या किया गया, जो हमारे मुख्य महानगर हुआ करते थे उस समय के, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इसमें क्या की गई, हाई कोर्टों की स्थापना की गई। उसके बाद में इनमें स्थापना हो गई, फिर बाद में इसके बाद ही कोलकाता इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई। तो ये हमारे देश में प्रमुख जो पुराने हाईकोर्ट थे उनके रूप में ये जाने जाते हैं। अब वायसराय के अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार दिया गया, उसके समय तक क्या है कि अगर परिषद नहीं चल रही है, सदन नहीं चल रहे हैं, तो वो अध्यादेश जारी कर देता था, जो क्या माह तक वैध था, 6 माह के लिए वैध माना जाता था। अब हमारे यहाँ पे जो दूसरा भारत परिषद अधिनियम लेके आए गए, देखो ये हमारे 3 परिषद अधिनियम हो गए, 3 चार्टर एक्ट हो गए, और इसी के बाद में 3 हमारे भारत शासन अधिनियम हो गए। एक 1858 का भी भारत शासन अधिनियम था, और 1919 का था, और 1935 का था। 1861 का हमारा पहला जो परिषद अधिनियम था, दूसरा 92 का, 1909 को, जिसे मार्लो मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं हम 1892 के, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हो गई, और बजट पर पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दिया गया, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। मत देने का अधिकार कब दिया गया, 1909 में दिया गया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में दिया गया था। अब है हमारा 1909 का जो हमारा मार्लो मिंटो अधिनियम है उसको, तो इसमें मार्लो मिंटो अधिनियम कहा गया। इसके तहत जो मुस्लिम सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रतिमंडल की क्या की गई, व्यवस्था की गई। इसका विस्तार आगे और किया जाएगा 1919 वाले में, वो प्रमुख जो वर्ग हैं उनको भी लेके आया जाएगा, ठीक है। तो इसकी व्यवस्था की गई, और एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का प्रथम सदस्य बना दिया गया। ध्यान रखना, जब एसपी सिन्हा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, जो बिहार क्षेत्र से आते थे, तो इन्हीं को क्या बना दिया गया, पहला प्रथम सदस्य बना दिया गया। इसी समय पर बिहार के मांग उठने लगी, और 1912 में बिहार को एक पृथक, बंगाल और उड़ीसा से अलग करके एक पृथक राज्य के रूप में स्वतंत्रता मिली थी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो उस समय इनके एक पंजाबी मित्र ने पूछा कि तुम कहाँ से आते हो, तो कि मैं बिहार से। बोले बिहार तो कोई प्रांत नहीं है भारत में। तो उनसे इनको ये बात लग गई, और जब इन्हें सदस्य बनाया गया था कार्यकारिणी का, तो इनके द्वारा इन्होंने बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, 1912 में फिर बिहार एक अलग प्रांत के रूप में स्थापित हुआ। तो 1900 में कार्यकारिणी की परिषद का सदस्य कौन बनाया जा रहा है, एसपी सिन्हा को बनाया जा रहा है। उसके बाद में हमारा आता है भारत शासन अधिनियम, ये 2nd नंबर का है हमारा। इससे पहले हमारा 1858 का आ चुका था। इसे मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस समय प्रांतों में क्या किया जाता था, द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। द्वैत शासन क्या होता था कि एक होते थे हस्तांतरित विषय, एक होते थे आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय मंत्रियों को सौंप दिया जाता था, और आरक्षित विषय ये गवर्नर जनरल अपने पास रखता था। ये प्रांतों में ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन जो 1935 का अधिनियम आएगा तो उसमें क्या कर दिया जाएगा, प्रांतों को तो इससे स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। तो बोला जाता है प्रांतों में द्वैत शासन की स्वायत्तता का अधिनियम कौन सा था, तो वो था 1935 का, लेकिन केंद्र में ये उस समय लागू कर दिया गया था। ये सब बातें हम अभी पढ़ेंगे। तो इसको क्या बोला जाता है 1919 की को
मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, देखो मोंटेग्यू क्या थे, सचिव थे, भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे, भारतीय गवर्नर जनरल थे, इसलिए इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड बोला जाता है। द्वैध शासन पहली बार प्रांतों में लागू किया गया। भारत में 2 सदनीय विधायिका बनाई गई, जिसका एक सदन केंद्रीय विधानसभा और दूसरा सदन राज्य परिषद कहला जाता था। आज हमारे में जो राज्यसभा और हमारी लोकसभा है ना, उस प्रकार से हुआ करती थी। और पहली बार महिलाओं को मतदान डालने का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया, तो 1919 के अधिनियम में पहली बार यह अधिकार दिए गए। अब आ जाता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। इसके तहत जो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और प्रांतों में इसकी स्वायत्तता दे दी गई। और इसी में 3 सूचियां लेके आए हम, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। और अखिल भारतीय संघ MPPSC में सीधे से क्वेश्चन पूछा गया था, 22 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो 1935 का अधिनियम था उसमें भारत को कैसे संघ की बनाने की बात की गई थी, तो अखिल भारतीय संघ बनाने की स्थापना की गई थी। और इसमें देसी रियासतों को मिलना इसमें उनकी इच्छा पर निर्भर करता था। इसी के साथ में भारत में जो संघीय कोर्ट है वो, हमारा जो संघीय सेवाओं के लिए आयोग है वो, और हमारी जो RBI है वो भी इस अधिनियम के तहत आ गई थी। अब उसके बाद में आता है हमारा भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उसमें 15 अगस्त 1947 से यह प्रभावी हो गया। और ब्रिटिश भारत को 2 नए और प्रभुत्व संपन्न देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजन कर दिया गया। 15 अगस्त को रियासतों पर ब्रिटिश जो अधिपत्य है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो 14 अगस्त है उसको विभाजन विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और पाकिस्तान इसे अपनी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। तो विभाजन विविधता दिवस कब मनाया जाता है, हमारे भारत में 14 अगस्त को विभाजन विविधता दिवस मनाया जाता है। अब हम देखेंगे इसमें कि भारत में प्रतीक चिन्ह, दोस्तों इसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो हमारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। अब इसको क्या है, जो अवधि है इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 3 मिनट 10 सेकंड कर दिया गया है, क्योंकि पहले इसकी केवल 2 ही पंक्ति गाई जाती थी। अब इसकी जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके द्वारा 6 पंक्ति गाने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्हों के बारे में, राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको कब लोग पूछते हैं कब प्राथमिक वो अपना लिया गया था, तो अपनाने की जो तिथि है हमारी वो 22 जुलाई 1947 हुआ करती थी। आज़ादी से पूर्व भी हमने अपना लिया गया था। इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी होगी, तो चौड़ाई तो हमारी 3 मतलब मान लीजिए 6 होगी, अगर 6 मीटर ले लो एक तरीके से, 3/2 में एक हम उदाहरण ले रहे हैं, और उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो 4 मीटर होगी इस प्रकार से। इसके बीच में नीले रंग में 24 तिल्लियां बनी होंगी, अशोक चक्र बना होगा। और इसे किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो पिंगली वेंकैया जी थे हमारे, उनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। तो 15 अगस्त को जब हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो इसको हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले पर फहराते हैं। और 26 जनवरी को हमारी जो राजपथ होता है, इंडिया गेट बना हुआ है, देखो ये जो लाल किला है, और जो परेड होती है ये कहाँ होती है, हमारी राजपथ बना हुआ है दिल्ली में, वहाँ पे इंडिया गेट के पास में। तो वहाँ पे हमारे कौन करते हैं इसकी, जो 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये कई बार इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो राष्ट्रपति, और हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है। 1950 में बरगद का वनस्पति के नाम फाइकस वेंगलिसिस था। क्या था, वेंगलिसिस था। उसके बाद में 1950 उसको हमने कब अपना लिया गया था, हमारे 1950 में अपना लिया गया था, शायद जनवरी में ही अपनाया था, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद हमारा जो राष्ट्रगान है उसको 24 जनवरी को अपना लिया गया था। इसके रचयिता कौन से, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अवधि कितनी थी, 52 सेकंड में गाया था। पहली बार इसको कब अपनाया गया था, जो हमारा 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था उसमें पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। और आप याद रखिएगा, पहले हमारा जो भी सरकारी स्कूल हैं, हमारे सरकारी संस्थान हैं, उसकी जो हमारी जो 28 जनवरी की जो निर्देश जारी किए गए हैं सरकार द्वारा, उसके ऊपर ये सब बताई गई हैं। सरकार द्वारा जो प्रस्ताव लेके आया गया था लोकसभा में, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, 28 जनवरी को उसके बारे में बताई गई हैं। तो पहले ये गाया जाएगा, पहले इसकी क्या 2 पंक्तियाँ गाई जाती थी, लेकिन इसमें टोटल 6 पंक्तियाँ हैं। पूरी 6 की 6 पंक्तियाँ गाई जाएंगी। कितने मिनट में गाई जाना है, 3 मिनट 10 सेकंड में गाना है। उसके बाद में 52 सेकंड में आपको क्या है, हमारा राष्ट्रीय गान गाना है। तो पहले राष्ट्रीय गीत गाएंगे, फिर हम राष्ट्रीय गान गाएंगे। इसके बाद में याद रखना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो उनका आनंद मठ ग्रंथ था उससे लिया गया था। और उसके बाद जो भट्टाचार्य जी थे, वर्तमान में जो धुन दी गई है वो भट्टाचार्य जी के द्वारा दी गई है। और पहली बार इसको 1896 में जो कोलकाता अधिवेशन था, दादाभाई नौरोजी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें यह पहली बार प्रस्तुत किया गया था। अब हमारा राष्ट्रीय पंचांग, हम शक संवत को अपनाते हैं। इसे 22 मार्च 1947 में 57 में अपनाया गया था। तो आपने देखा होगा कि आज भले ही हमारी 2026 चल रही है, लेकिन हम क्या है, पीछे की डेट में चलते हैं। माइनस हम कितना कर देते हैं इसमें, तो 60 माइनस कर देते हैं। तो आपको याद रखिएगा, तो हम माइनस इसमें करके चलते हैं। तो इससे 78 माइनस कर देते हैं, तो हम इससे हमारा शक संबंध निकल आता, हमारा जो है शक संबंध निकल आता है जी, बिल्कुल।
तो ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय संवत है जो 1900 कुछ में चल रहा होता है अभी वर्तमान में। तो इसमें क्या करते हैं हम 78 माइनस कर देते हैं। आगे देखते हैं हमारा कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, हमारा अशोक स्तंभ है। जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा तो अशोक स्तंभ है। इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर सत्यमेव लिखा हुआ है। इसे लिया कहाँ से गया है, इसको मुंडको उपनिषद, जो हमारे उपनिषद हैं विभिन्न, तो उनमें से इसको लिया गया है। उसके बाद में इसमें क्या क्या दिखाई देता है, सिंह है, बैल है, घोड़ा है, हाथी है। कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि सांड भी देखने को मिलता है क्या, इसमें हमें सांड तो देखने को मिलता है, तो हिरण वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं, तो हिरण वगैरह में नहीं देखता है। इसमें सिंगों की संख्या कितनी है, तो इसमें हमें 4 सिंगों की संख्या दिखाई देती है, और ये जो हैं वो हमें नीचे की ओर देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद में हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, हमारा कमल है। इसे कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसका जो नाम है, वनस्पति का नाम, इसको नाम बोलते हैं, इसको हम निलंबो नुसिफेरा गर्टन क्या बोलते हैं, निलंबो नुसिफेरा गर्टन बोलते हैं। तो इसको आप याद रखें, वनस्पति का नाम। उसके बाद में इसको जो भारत, इसके अलावा इसे कौन अपनाता है, इजिप्ट है, जो मिस्र है, वियतनाम है, मकाऊ देशों का भी राष्ट्रीय पुष्प है। भारत के अलावा 3 देशों का भी। इसके बाद आ जाते हैं हम, इसमें लिखा हुआ है भारत के जो 3 राज्य भी हैं वो भी इसको क्या करते हैं, अपना राजकीय पुष्प मानते हैं। जैसे कर्नाटका, हरियाणा और जम्मू कश्मीर भी कमल को अपना राष्ट्रीय पुष्प मानते हैं, राजकीय पुष्प मानते हैं। अब हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, 26 जनवरी 1963 को इसको हमने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्राप्त दी। पावो क्रेटासस इसका क्या है, हमारा वैज्ञानिक नाम है। अब हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। 1973 में इसको हमने अपनाया। बाघ से पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु क्या होता था, एशियाई शेर हुआ करता था। एशियाटिक लायन कहाँ पाया जाता है, तो गिर जो हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें एक रूप से देखने को मिलते हैं। और 29 जुलाई है उसमें बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का बाघ में प्रथम स्थान है, लेकिन मृत्यु भी इस बार देखी जा रही है। सबसे ज़्यादा मृत्यु भी कहाँ हुई है बाघों की, मध्य प्रदेश में देखी जा रही हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें। तो अब उसके बाद में हम देख लेते हैं जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है वो कब, जो प्रतीक चिन्ह है देश में, जो प्रमुख जो देश हैं उनका जो प्रतीक चिन्ह है, तो उसमें भारत ने भी अपना एक प्रतीक चिन्ह बना दिया। जैसे डॉलर का चिन्ह देखा होगा आपने ऐसा, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग वगैरह के आपने जैसे चिन्ह देखे होंगे, एन वगैरह के चिन्ह देखे होंगे आपने, युआन का चिन्ह देखा होगा, और ऐसी, और उसके बाद में रैंड का चिन्ह देखा होगा आपने, जो उसमें दक्षिण अफ्रीका में चलता है। तो ऐसे ही हमारे द्वारा भी ये अपनाया गया। कब अपनाया गया, जो उदय कुमार जी थे हमारे, उदय कुमार जी IIT मुंबई के, उनके द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया। यह प्रतीक चिन्ह रोमन का जो R है उससे यह रुपए में कन्वर्ट किया गया है, और यह नया प्रतीक चिन्ह ये है। और इस कब अपनाया गया, 15 जुलाई 2010 में अपनाया गया। उसके बाद में जो जलीय जीव है हमारा, जलीय जीव कौन सा, हमारा डॉल्फिन है। ये 10 मई 2010 में इसको अपनाया गया। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन जो आँखें में लेंस नहीं होता, ये क्या होती है, दृष्टिहीन होती है। इसे 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष डॉल्फिन दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। अब हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा, आम, मैग्नीफेरा इंडिका इसका वनस्पतिक नाम है। और ये मध्य प्रदेश और भारत में पाई जाने वाली प्रमुख किस्म है रत्नागिरी, दशहरी, लंगड़ा, नीलम, नूरजहाँ। जो हमारा जो आम है वो अलीराजपुर का बहुत फेमस है, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से नूरजहाँ में उगाई जाती है। उसके अंदर राष्ट्रीय नदी गंगा है। 4 नवंबर 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, पेपर में पूछते हैं, सीधे से पूछते हैं, 1985 में इसकी स्थापना की गई। और बेसिन, गंगा नदी बेसिन जो प्राधिकरण है वो कब बनाया गया, 2009 में गंगा बेसिक प्राधिकरण बनाया गया। अब हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, हाथी है। 22 अक्टूबर 2010 को हमारे द्वारा इसे अपनाया गया। इसके लिए जो प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था वो 1992 में चलाया गया था। ध्यान रखना कब चलाया गया था, 1992 में चलाया गया था। और जो हाथियों की दांत तस्करी को रोकने के लिए हाथी मेरे साथी अभियान 2011 में प्रारंभ किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ देखे जा रहे हैं, तो मुख्य राज्यों के बारे में बता देता हूँ। कर्नाटका, असम, केरल, तमिलनाडु, इनमें हमारे सर्वाधिक हाथी देखे जा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारी संविधान सभा थी उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, क्योंकि MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारी 13 दिसंबर को बैठक हुई थी कौन सी नंबर की बैठक थी। तो इसके लिए हमारी जो 5वीं बैठक थी, क्योंकि हम तो पहले क्या याद करते थे, 9 तारीख को सचिंद्र नाथ सिन्हा को बनाया गया, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। फिर 11वीं बैठक में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, तो ये हमारी तीसरी बैठक होगी। नहीं, लेकिन 5 दिन बैठक चली थी, इसलिए हमें याद रखना है। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो संविधान सभा की बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया, 10 महिलाएं शामिल थीं। और सबसे बुजुर्ग जो लोग थे, सचिंद्र नाथ सिन्हा को अस्थायी सभापति या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया। लेकिन लोगों ने क्या किया, उनका विरोध किया और उनको हटा दिया, क्योंकि उन्हें मतलब पसंद नहीं आए। दूसरी बैठक 10 दिसंबर को हुई दिल्ली में। तो सभापति कौन थे, सचिंद्र नाथ सिन्हा जी थे। लेकिन
पहली जो सभा थी, संविधान सभा की पहली समिति कार्य संचालन अध्यक्ष व सदस्यों को क्या किया गया, इसमें मनोनीत किया गया। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया, स्थायी सभापति इसका नियुक्त किया गया। और BN राव, ठीक है, बेनीगल नरसिंह राव जी को क्या किया गया, इसका संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और फिर क्या हुआ, 12 दिसंबर को सभापति राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी बैठक ली गई। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाना था, किंतु इस प्रस्ताव को अगले दिन के लिए टाल दिया गया। तो फिर क्या है, 13 दिसंबर याद करिएगा, 13 दिसंबर को फिर इस उद्देश्य का प्रस्ताव लेके आए कौन, जवाहरलाल नेहरू जी, और उसको क्या किया गया, उस समय प्रस्तुत किया गया और लोगों के द्वारा उसे बाद में हम देखेंगे कि डेट देखेंगे तो उसको उस समय अपना लिया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को समर्थन किसके द्वारा दिया गया, पुरुषोत्तम दास टंडन जी के द्वारा दिया गया। फिर 11वीं बैठक 26 नवंबर 1949 को होती है हमारी, और इस समय पर क्या होता है, हमारे द्वारा जो संविधान बनाया गया था, कितने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में उसको क्या बनाया, अपना लिया गया था। उसी समय पर अधिनियमित अंगीकृत कर लिया गया था। जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे आगे तो उसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। और पूर्णतः रूप से इसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। और इसी के साथ उद्देश्य के प्रस्ताव के बारे में पूछ लिया जाता है, इसे कब स्वीकार कर लिया गया था, तो इसको हमारा 22 जनवरी 1947 में इसको स्वीकार कर लिया गया था। तो ये भी आप डेट याद करिएगा। उसके साथ में 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने, 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। और हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे व्यक्ति कौन थे, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब उसके बाद में हमारी संविधान सभा से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि जैसे संविधान सभा में टोटल जो मेंबर थे कितने आते थे, 389 हुआ करते थे। जो हमारे ब्रिटिश भारत से निर्वाचित कितने थे, 292 थे। साथ में देसी रियासतों से कितने आते थे, 93 आते थे। और कमिश्नरी क्षेत्र जो हमारे हुआ करते थे 4, वहाँ से 4 सदस्य आते थे। तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 389 हो जाती है। जिसमें से संविधान सभा में जो चुनाव हुए थे तो 208 पर हमारी कांग्रेस विजय रही, 93 सीटों 73 सीटों पर मुस्लिम लीग विजय हुई, और 15 सीटों पर जो अन्य दल थे उनके जो है लोगों के द्वारा चुनाव। इसमें ध्यान रखना देसी रियासतों ने क्या भाग नहीं लिया था। जो चुनाव हुआ था 296 सीटों पर हुआ था, तो इसमें 208 पर कांग्रेस, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग, 15 पर अन्य दलों ने की। और उस समय पर संविधान सभा में कितनी महिलाएं हुआ करती थी, तो 15 महिलाएं हुआ करती थी। और आपको अच्छा लगे तो आप एक बार इनको देख लीजिए। मैं एक बार पढ़ देता हूँ जल्दी में। अम्मू स्वामीनाथन, तेलानी बेल्याथुन और कमला चौधरी, पूर्णिया बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, ये तो बाद में हमारे मंत्री भी रही थी। और एनी मैस्करिन, जी दुर्गाबाई, लीला रे, इनके बारे में भी याद रखना। रेणुका रे, सुचिता कृपलानी, यह हमारी जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई थी। उसके साथ में बेगम एजाज रसूल और हंसा मेहता जी। उसके बाद में ममता चौधरी, सरोजिनी नायडू और हमारे विजय लक्ष्मी पंडित, ये UNO में हमारी एम्बेसडर भी रहीं और ये रसिया में राजदूत भी रहीं। सरोजिनी नायडू जी हमारी पहली महिला राज्यपाल भी रहीं। साथ में सुचिता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं अन्य तथ्य क्या हैं कि 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकृत अपनाया गया और अंगीकृत किया गया। संविधान सभा में 11 बैठकें हुई, जिसमें 24 जनवरी 1950 को 12वीं बैठक की हुई थी तब तक। उसके बाद में संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था। टोटल खर्च लगभग 64 लाख रुपए आया। इसके साथ में संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक को अपनाया गया था उस समय पर। और संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल में तथा देश बंटवारे के बाद इनका निर्वाचन कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। क्योंकि जब बंगला वहाँ चला गया था तो फिर उसका कहाँ से हुआ, इनका बंगाल से हुआ। संविधान सभा में भारत की पहली संसद के रूप में भी जाना जाता था। अब और फैक्ट के रूप में देख लेते हैं कि संविधान सभा कि जो वाचन हुआ करते, तो पहला वाचन ध्यान रखना, पहला वाचन 5 दिन चला था। कब था, तो कोई संविधान तो बन के आ गया था, तो उस समय पर अब पढ़ना आया मैं कि कौन सी चीज़ें सही हैं कौन सी चीज़ें नहीं है सही, तो उसके बारे में वाचन हो रहे थे। तो 5 दिन चला, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में। फिर हमारा 10 माह 3 दिन चला, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। उसके बाद में तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, हमारा पूरा हो गया। उसी दिन हमने इसको अंगीकृत कर लिया गया। अब हमारे कुछ व्यक्ति थे जो संविधान सभा से संबंधित थे, तो उनके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि BR अम्बेडकर जी हैं, इनको भारत में संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। जो हमारी ड्राफ्टिंग प्रारूप समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे। सचिंद्र नाथ सिन्हा जी थे, ये पहले अस्थायी सभापति थे हमारी संविधान सभा के। और फ्रैंक एंथोनी, और इसके बाद पहले
उपसभापति के रूप में किसको जाना जाता था? फ्रैंक एंथनी को। पीएससी में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया। कब पूछा गया था? 2018 वाले पीएससी में पूछा गया था। राजेंद्र प्रसाद जी पहले स्थायी सदस्य थे। एच.एस. मुखर्जी ये पहले उपसभापति थे। कैसे थे? स्थायी उपसभापति। ये दोनों अस्थायी हैं, लेकिन जो एस.सी. मुखर्जी हैं हमारे, जो क्या है? स्थायी उपसभापति है। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार हो गए। संविधान पर पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी हो गए। और H.B.R. अयंगर कौन थे? संविधान सभा के क्या थे? सचिव जी थे ये। उसके बाद में एल.एन. मुखर्जी कौन थे? ये थे संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे हमारे? एल.एन. मुखर्जी। उसके बाद प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी कौन थे? इन्होंने संविधान के हस्तलिखित लेखक थे। किसमें? अंग्रेजी में। साथ में बसंत कृष्ण बेद जी मूल संविधान के हिंदी संस्करण के लेखक बसंत कृष्ण बेद जी थे। और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी संविधान के सौंदर्यीकरण एवं क्या करे थे? सजावट का करने वाले व्यक्ति थे। आपने ध्यान रखो, जो मूल प्रति आप देखोगे ना संविधान की, तो ऐसे तो बीच में भाषा लिखी हुई है, उसके आसपास फूल पत्ती बनी हुई है, कई चित्र बने हुए हैं, यहाँ पे ऐसे। तो जो उस फूल पत्ती काम करता तो ये राम मनोहर सिन्हा जी कर रहे थे। इसके साथ में हम आगे देखते हैं कि संविधान सभा में कुछ समितियाँ बनी हुई थी। तो समिति के जो अध्यक्ष थे, पेपर में कई बार पूछा जाता है, चाहे यूपी का आप पेपर दे रहे हो, बिहार का दे रहे हो, एमपी का दे रहे हो, उत्तर भारत में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, तो मुख्य रूप से इसमें एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संचालन कौन कर रहा था संविधान का? तो संविधान सभा का तो मुख्य रूप से कौन कर रहे थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। प्रक्रिया नियम कौन बना रहे थे? तो जो सभापति होता है वही प्रक्रिया, जैसे आज हम लोकसभा देख लें तो आज ओम बिरला जी हमारे, तो वही तो प्रक्रिया और नियम वगैरह को देखते हैं। तो ऐसे ही हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राष्ट्रीय ध्वज की तदर्थ जो समिति बनाई थी, तो तदर्थ समिति कौन थी राष्ट्रीय ध्वज की? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके अंदर वित्त एवं स्टाफ समिति की कौन थे? तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारी दो संघ संविधान और संघीय शक्ति किसके पास थी हमारी? तो उस समय पे इनको एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर ही बना दिया गया था। तो कौन थे हमारे? जो जे.एल. नेहरू जी थे, उनको इन दोनों की समितियों के बना दिए गए थे। उसके बाद में आते हैं हमारे वल्लभ भाई पटेल जी। तो जो प्रांतीय संविधान समिति है, मौलिक अधिकारों से संबंधित सलाहकार समिति है, परामर्श एवं सलाहकार समिति है, और अल्पसंख्यक एवं जनजातियों से जुड़ी हुई जो समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे वल्लभ भाई पटेल जी थे। अब उसके बाद मौलिक अधिकारों से जुड़ी, देखो मेन समिति कौन थी? वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी हुई थी। लेकिन उप समिति जो बनाई गई तो जे.बी. कृपलानी इसमें शामिल कर लिया गया था। और झंडा समिति की तदर्थ जो समिति बनाई गई है राष्ट्रीय ध्वज की, वो किसके पास है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास। लेकिन झंडा समिति जो बनाई गई तो जे.बी. कृपलानी से संबंधित है। उसके बाद में प्रारूप मसौदा या पांडुलिखित की समिति के अगर अध्यक्ष थे तो भीमराव अंबेडकर जी थे। 29 अगस्त 1946 को, आप इसको याद रखिएगा, पेपरों में सीधे से क्वेश्चन बन जाता है। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। आवास एवं सदन समिति पट्टाभिधि सीतारामैया। मुख्य आयुक्तों की प्रांतीय समिति पट्टाभिधि सीतारामैया। पूर्वोत्तर का विकास करना गोपीनाथ बरदोली। असम के बहुत बड़े राजनीति रहे थे, तो कौन रहे थे? गोपीनाथ बरदोली। इनको बाद में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति कौन? एस.सी. मुखर्जी बनना है हमारे। उसके बाद में संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी वो कौन से? जी.बी. महाबलंकर। ये हमारे पहले लोकसभा के सभापति भी बने थे, और पहली बार भी इन पर क्या लाया था? अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की गई थी, जो वर्तमान में हमारे ओम बिरला जी के विपक्ष द्वारा लाए जाने की बात की जा रही है। उसके बाद में जो क्रेडेंशियल जो समिति थी, प्रत्याय समिति, उसके थे ए कृष्ण स्वामी अय्यर जी। और प्रेस दीर्घा की समिति के उषानाथ सेन जी। इसी के साथ में हम देखें कि जो 1946 में हमारी जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसके जो मुख्य जो मंत्री हुआ करते थे, तो कौन कौन क्या क्या मंत्री हुआ करते थे? जैसे जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे। जो अंतरिम सरकार देखो 2 बार बनी थी, एक बार सितंबर में बनी, फिर एक बार अक्टूबर में बनी, क्योंकि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग थी उसने क्या कर दिया था? इसका बहिष्कार कर दिया गया था और नए लोगों द्वारा इसमें शामिल किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू कार्य परिषद के उपाध्यक्ष या विदेशी मामलों को देखते थे। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और सूचना व प्रसारण को देख रहे थे। सरदार बलदेव सिंह जी रक्षा मंत्री थे। सी राजगोपालाचार्य जी हमारे शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। आसिफ अली जो हमारे रेल मंत्री थे। जॉन मथाई आपूर्ति व उद्योग मंत्री थे। जगजीवन राम हमारे श्रम मंत्री थे। और C.H. भाभा जो थे हमारे खान एवं बंदरगाह मंत्री थे। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। और I.I. चुंद्रीगर इनको वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। अब्दुल रब नस्तर इनको संचार मंत्री बनाया गया था। और जोगेंद्र मंडल आयोग के बारे में आपने सुना होगा, तो जोगेंद्र मंडल ये हमारे विधि मंत्री थे। और गजंतर जो अली खां थे वो स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे। इसी के साथ में अब इसमें
कुछ पॉइंट लिखे गए हैं कि लिखित और अलिखित संविधान क्या होता है। देखो लिखित क्या होता है, जिसमें चीज़ें व्यवस्थित व संकलित रूप से हों। अलिखित में चीज़ें संकलित नहीं होती हैं, औपचारिक रूप से घटित होता है, संशोधन करना आसान नहीं होता है, जैसे भारत। और इसमें क्या होता है, औपचारिक रूप से घटित नहीं होता, संशोधन करना आसान होता है और ब्रिटेन से संबंधित रहता है। इसी के साथ में अब हम आगे देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कैसा था, उसमें कौन कौन लोग थे। तो ये तो समय 1940 में थे, जब मुस्लिम लीग भी हमारे साथ में थी। अब इसके स्वतंत्र भारत का जो 1947 में बना वो क्या था, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल कि जो पहले कॉमनवेल्थ चलता था, विदेशी मामले व वैज्ञानिक शोधों से जुड़े हुए थे। आज ये पीएमओ वैज्ञानिक शोधों को नियंत्रण रखता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें राज्यों के मामले भी और जोड़ दिए गए, गृह और सूचना उनके पहले भी शामिल थी। राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि वो पहले भी थे। असरगुणम चिट्टी जी ये वित्त मंत्री आ गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके लिए बहुत समय विरोध हुआ था कि इन्हें क्यों शामिल कर लिया गया था, लेकिन ये शिक्षा मंत्री बनाए गए। जॉन मथाई रेल मंत्री बनाए गए हमारे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि मंत्री बनाया गया। जगजीवन राम जी को श्रम मंत्री बनाया गया। सरदार वल्लभ जो बलदेव जी थे उनको रक्षा मंत्री, और राजकुमारी अमृता कौर थी यही संविधान सभा में 15 महिलाओं से स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। और रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री बनाया गया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। बी एन गाडगिल जो थे उनको कार्य एवं खान ऊर्जा मंत्री। और CH भाभा जी को वाणिज्य मंत्री के रूप में हमें बनाया गया। प्लस और कई बार देखो मैं जो पूछा है क्वेश्चन, ये हमारी प्रस्तावना से संबंधित परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या प्रस्तुत की उद्देश्य प्रस्तुत किया। ये 5वीं बैठक थी, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव का सर्वप्रथम समर्थन किसने प्राप्त किया था, पुरुषोत्तम दास टंडन जी द्वारा किया गया। और भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका को क्या था, उद्देशिकाओं की जो हमारी उद्देशिका है उसमें क्या होता है, प्रतिबिंबित होता है या दिखाई देता है। 3 प्रकार के न्याय होते हैं, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये हमारी प्रस्तावना में हैं। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी द्वारा जो प्रस्तावना को क्या कहा उन्होंने, राजनीति की जन्म कुंडली कहा। जो हमारे KM मुंशी जी थे उनके द्वारा प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा, किसकी, राजनीतिकों की। उसके बाद में प्रस्तावना की जो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु क्या है, भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथर लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए ये सब हमारी संविधान की जब हम पढ़ेंगे सब बताएंगे आपको। अहमदुल्लाह उद्देशिका को हमारे संविधान की आत्मा के रूप में, क्योंकि उस समय हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते, CJI कौन थे, अहमदुल्लाह जी थे पहले ही। और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान सभा को संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। पेपर में सीधे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसको आत्मा, किसने क्या कहा है, तो सभी चीज़ें आपको याद रखना है। दोस्तों अगली वीडियो में हम भारत के संविधान के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।